नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, वो कहीं ना कहीं लगातार विवादों के घेरे में घिरती जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में भी ज्वाइनिंग लेटर मिलने बाकी हैं, बाकी प्रोसेस हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हुई है जो कि बहुत गलत है। जैसे 103 पदों पर क्षैतिज आरक्षण के जो 103 पद हैं, इनको रोक दिया गया। एक तरफ आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक तरफ इस भर्ती प्रक्रिया में आप इस भर्ती प्रक्रिया का जो रिजल्ट है, रिजल्ट में पेज नंबर 2 में जाएंगे तो उसमें लिखा है पॉइंट नंबर 5 में समायोजित किए गए पदों का विवरण, जिसमें क्षैतिज आरक्षण के अनाथ बच्चों का जो आरक्षण है, उन पदों को उसी कैटेगरी में नॉर्मल लोगों को दे दिया गया और हवाला दिया गया शासनादेश संख्या 16 फरवरी 2022 का। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में अगर आप आते हैं, पॉइंट नंबर 7 में ये साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 13 अप्रैल 2023 की नियमावली का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि क्षैतिज आरक्षण के जो बाकी पद हैं, बाकी पद बोले तो चाहे वो भूतपूर्व सैनिक के हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रितों के पद हैं, चाहे विकलांग के पद हैं, उन पदों के सापेक्ष जितने भी कैंडिडेट नहीं मिले उन पदों पर, उनका बैकलॉग बना दिया जाता है, अग्रेणित किए गए पदों का विवरण। तो आप खुद सोचिए, एक ही भर्ती में दो अलग अलग नियमावली कैसे काम करेगी। एक तरफ आप एक नियमावली 2022 की ला रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि क्षैतिज आरक्षण के पदों को समायोजित किए जाने की नियमावली का हवाला दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं क्षैतिज आरक्षण के पदों को रोकने के लिए नियमावली जो 2023 में बनी है उसका हवाला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। एक भर्ती प्रक्रिया में आप दो अलग अलग नियमावली लागू नहीं कर सकते। एक ही नियम तो काम करेगा, दो नियमावली तो काम नहीं करेगी ना। एक में कुछ लोगों को बेनिफिट दे दो, दूसरे में कुछ लोगों को बेनिफिट मत दो, ऐसी नियमावली, दो अलग अलग नियमावली एक भर्ती प्रक्रिया में काम नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप देखिएगा भी, पेज नंबर 2 में ये दोनों पॉइंट दिए हुए, 5वां और 7वां। दूसरा इससे ही बड़ा पॉइंट ये है, हमारी जो विज्ञप्ति आई है वो आई है 3 जनवरी 2023 को, और जिसमें कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। फिर संशोधित विज्ञप्ति आई 11 जनवरी 2023 को, और जो नियमावली इनकी बनी है, एक शासनादेश बना है इनका 13 अप्रैल 2023 को, जिसके तहत कि ये कह रहे हैं कि क्षैतिज आरक्षण के कुछ पदों को रोका जाएगा, अग्रेणित किया जाएगा, आने वाले टाइम के लिए बैकलॉग बनाया जाएगा। तो साथियों, आप इस चीज़ को समझिए, हमारी विज्ञप्ति जब आई है उसके लगभग 3 महीने के बाद इन्होंने जियो बनाया है, तो वो हमारी विज्ञप्ति पर लागू नहीं होगा। कोई भी जियो बनता है, कोई भी शासनादेश बनता है, कोई भी नियमावली बनती है, तो वो भविष्य के लिए बनती है, ना कि भूतकाल के लिए। भाई पास्ट में तो लागू नहीं कर सकते हो ना आप उसको। तो हमारी विज्ञप्ति जो है वो पहले आ चुकी है, तो उस पर लागू नहीं होगी। इनका जो जियो है वो उस पर लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। मैं बता रहा हूं आपको जो जो वीक पॉइंट है। एक वीक पॉइंट इस भर्ती प्रक्रिया में और है, कुछ लोगों के सिलेक्शन आपने डिग्री में भी किए हैं और डिप्लोमा में भी किए हैं। कहने का मतलब आपने उनका सिलेक्शन डिग्री में भी किया, डिप्लोमा में भी किया। उन्होंने क्या किया, दो जगह, जो मान लीजिए जीएनएम वाले हैं, उन्होंने जीएनएम किया, उसके बाद फिर पोस्ट बीएससी कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, जीएनएम में भी अप्लाई कर दिया और पोस्ट बीएससी में भी, डिग्री में भी अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोनों जगह कराया और उनका सिलेक्शन भी दो जगह हो गया। अब ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे ना, दो जगह तो ज्वाइन नहीं करेंगे। जब एक जगह ज्वाइन करेंगे तो दूसरी जगह तो भाई पोस्ट खाली हो जाएगी। तो इस परिस्थिति में आपको वेटिंग लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी भाई। एक बात और, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो रिजल्ट इन्होंने निकाला है चिकित्सा चयन बोर्ड ने, वो किस आधार पर निकाला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या रिजल्ट अभी निकलना था, क्या सिलेक्शन लिस्ट अभी आनी थी। एक तरफ 25 लोग अदर स्टेट के हैं जिनके मामले में हाईकोर्ट से डिसीजन आना अभी बाकी है। दूसरी तरफ लगभग 65 लोग, 64 लोग समथिंग, 64 या 65 लोग ऐसे हैं जो ओवर एज वाले हैं। इस मामले में भी अभी डिसीजन आना बाकी है। तो लगभग 84 पोस्टें भी होल्ड ये हैं, 103 पोस्टें होल्ड ये हैं।
तो 84 इन्होंने बताया कि 84 पोस्टें जो होल्ड है, जब तक इन 84 पोस्टों में रिजल्ट डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे। कारण बताता हूँ आपको, इसके पीछे वजह है। आप एक चीज़ समझिए, जो इतने लोग गए हैं वो 2010 के भी हो सकते हैं, 11 के भी हो सकते हैं, 12 के भी हो सकते हैं, 7 के भी हो सकते हैं, 8 के भी हो सकते हैं। जब उनका सिलेक्शन होगा तो हो सकता है कोई SC, ST, OBC, EWS कोई ना कोई उनकी सीट काट रहा हो। मैं नहीं कह रहा हूं काटेगा ही काटेगा, लेकिन कोई ना कोई अगर सीट काट रहा होगा तो उससे तो फिर क्या होगा, सीटें भी बढ़ेंगी, और सीटें ऑब्वियसली सीटें बढ़ेंगी, कैटेगरी वालों की तो सीटें बढ़ेंगी। तो आप उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे जहां आपने एक, मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, मान लीजिए 2010 में OBC का एक लड़का है या SC का लड़का है या ST का लड़का है, फीमेल है या मेल है, उसका लास्ट सिलेक्शन हुआ है, और ये जो लोग आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी सामान्य वर्ग की जो सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है या जो सामान्य वर्ग की कैंडिडेट है, इसकी परसेंटेज उस लास्ट कैंडिडेट से कम है, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट कैंडिडेट कैटेगरी वाला है वो तो फिर जनरल फाइट कर जाएगा, वो तो जनरल सीट में चला जाएगा, फिर कहीं ना कहीं कैटेगरी की एक सीट बढ़ गई। तो इस चीज़ को बाद में आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, इन चीज़ों को देखते हुए हर एक चीज़ को देखिए, बहुत बारीकी से देखना जरूरी है, और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब वो लोगों का सिलेक्शन होगा, इसमें से अदर स्टेट वाले अगर बाहर होंगे तो फिर नए बच्चे तो आएंगे। जनरल के 22 लड़के आएंगे तो 2012 और 13 में तो आएंगे, तो फिर वहाँ पर अगर जनरल सीट कट रही होगी तो कैसे रिजल्ट बनेगा, तो कहीं ना कहीं पूरा रिजल्ट फिर प्रभावित होगा। ये चीज़ भी, इसके लिए भी वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, तो वेटिंग लिस्ट का आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर जिस तरह से काफ़ी हमारे साथी लोग गए और उन्होंने पता किया वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो जिस तरह से अधिकारियों का जवाब आया कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो ये भी एक बहुत गलत तरीके से रिस्पॉन्स किया गया, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो आना हर तरह से लाजमी है। चीज़ें हमको देखनी है कि चीज़ें कैसे सही होंगी, और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही है, सही कैसे होगी वो हमको देखना है। तो साथियों, चीज़ों को देखिए, और भी बहुत सारी गलतियां हैं जिनको हमने देखना है और फिर उजागर करना है। साथियों, लगातार कोर्ट में केस जाते जा रहे हैं। अभी हमारे भाई हैं पंकज नेगी जी, वो भी हाई कोर्ट में जा चुके हैं केस, इस भर्ती प्रक्रिया में जो गलतियां हैं उसके खिलाफ। मैं भी कोर्ट में हूँ, और पंकज भाई और मैं, हम दोनों मिलकर, वो अपना केस लड़ रहे हैं, मैं अपना केस लड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे वकील और हमारी आपस में बात हो रही है, अच्छा कम्युनिकेशन हमारे बीच में है। और मैं आप लोगों से भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पंकज भाई का साथ दीजिए, हमारे साथ आइए, पंकज भाई के साथ आइए। वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा, हमेशा से मैं बोलता आया हूँ, अगर कोई पैसे की डिमांड करता है कि मैं करवा दूंगा, मेरे पास आओ, मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहें। सिलेक्शन बिना पैसे के होना है। कोई पैसे की डिमांड करता है तो उसकी कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि जो भी पैसा मांग रहा है वो गलत तरीके से मांग रहा है, अगर कोई मांग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हम लोगों को समझना होगा कि अगर कोई पैसा मांग रहा है तो बहुत गलत तरीके से पैसा मांग रहा है और उसको पैसा नहीं देना है। साथियों, ये लड़ाई बहुत आसानी से हम लोग जीत सकते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, सबको साथ मिलकर बहुत ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ना है। पंकज भाई से लगातार मेरी बात हो रही है, मयूर भाई से मेरी बात हो रही है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।